अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 28 अप्रैल सन 1988 सुबह के करीब 1 बजे हवाई में अलोहा एयरलाइंस फ्लाइट 243 अपनी उड़ान भरने के लिए तैयार हो रही थी। एक अच्छा खासा घूमने वाला दिन था। लोग ज़्यादातर छुट्टी मनाने आए थे। हवाई को अगर हम देखें तो ये एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है पैसिफिक ओशन के बीच, जो अमेरिका का हिस्सा है। बड़े ही खूबसूरत आइलैंड्स हैं जिनकी राजधानी है होनोलुलु। ये फ्लाइट एक्चुअली में हीलो से होनोलुलु जा रही थी। हीलो सदर्न मोस्ट आइलैंड है हवाई का, लेकिन ये डिस्टेंस कोई ज़्यादा नहीं था, सिर्फ 35 मिनट की फ्लाइट थी। एक रूटीन फ्लाइट जो अलोहा एयरलाइंस अलग अलग आइलैंड्स को मैनेज करती रहती है। अब क्योंकि ये डिस्टेंस इतना छोटा था तो ये फ्लाइट पहले ही सुबह 8 बार उड़ान भर चुकी थी 3 अलग अलग राउंड ट्रिप्स पर। लेकिन ये कुछ अनयूजुअल बात नहीं थी, ऐसे प्लेन बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। अब सब कुछ जैसे होना चाहिए वैसा चल रहा था। पैसेंजर्स बोर्ड करते हैं, फ्लाइट के दरवाजे बंद किए जाते हैं और ठीक 1:25 पर फ्लाइट उड़ान भर लेती है। बस एक अनयूजुअल चीज़ होती है यहाँ पर। जब एक पैसेंजर बोर्ड कर रही थी प्लेन में, तो दरवाजे के अंदर घुसने से पहले उसने साइड से देखा जो प्लेन की बॉडी की अलग अलग शीट्स होती हैं जो रिविट से अटैच होती हैं, तो एक शीट में थोड़ा सा क्रैक दिख रहा था। लेकिन उसने ये चीज़ किसी को नहीं बताई, सोच करके क्या फ़र्क पड़ता है, इतनी रेप्यूटेबल एयरलाइन है, ये प्लेन रेगुलर यूज़ होता रहता है, रेगुलर इंस्पेक्शंस होते हैं, अगर कोई दिक्कत होती है तो चीज़ों को नोटिस कर लेते हैं, पक्का ये छोटी मोटी कोई गड़बड़ी होगी। लेकिन ये गड़बड़ी इतनी हाइपर नहीं है, सोच नहीं सकते। फ्लाइट की उड़ान भरने के सिर्फ 10-15 मिनट बाद ही एयर होस्टेसेस ट्रॉली लेकर आती हैं और पैसेंजर्स को ड्रिंक्स सर्व करती हैं। सीट बेल्ट साइन अभी तक हटा नहीं था, क्योंकि आमतौर पर यह तब हटा होता है जब प्लेन क्रूजिंग एल्टीट्यूड पर पहुंचता है, और इस प्लेन का जो क्रूजिंग एल्टीट्यूड है वो 24,000 फीट है। फ्लाइट में 3 एयर होस्टेसेस हैं जो पैसेंजर्स को ड्रिंक सर्व करेंगी, और उड़ान भरने के ठीक 30 मिनट बाद ये फ्लाइट 24,000 फीट के क्रूजिंग एल्टीट्यूड पर पहुंच जाती है। और जैसे ही ये इस हाइट पर पहुंचती है, एक बड़ा सा धमाका होता है। सभी पैसेंजर्स को धमाके की बहुत तेज आवाज सुनाई देती है और अचानक कैबिन में डीकंप्रेशन हो जाता है। सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है और चारों तरफ सामान इधर उधर उड़ने लगता है। टोटल केओस और जबरदस्त कंफ्यूजन। आखिर हो क्या रहा है? कुछ पैसेंजर्स अपने आसपास देखते हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि प्लेन की छत और आसपास की दीवारें गायब है। ऊपर उन्हें खुला आसमान दिख रहा है। हो क्या दोस्तों कि प्लेन के शुरुआत हिस्से का लगभग 35 स्क्वायर मीटर का हिस्सा बुरी तरह उड़ चुका है। आमतौर पर होता क्या है दोस्तों, एरोप्लेन के अंदर कैबिन हवा को हमेशा प्रेशराइज करके रखा जाता है ताकि हम नॉर्मली सांस ले सकें। नहीं तो 24,000 फीट की हाइट पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो बहुत कम हो जाता है, हवा में तब्दील हो जाती है और हम नॉर्मली सांस नहीं ले सकते उस हाइट पर। इसलिए एरोप्लेन का अपना एक प्रेशराइजिंग सिस्टम होता है जो हवा को पंप करके रेगुलेट करता है। अगर किसी वजह से ये सिस्टम खराब हो जाए और एरोप्लेन उस वक्त की एल्टीट्यूड पर उड़ रहा हो, तो इमरजेंसी के केस में वो ऑक्सीजन मास्क सिस्टम, आपको सुना होगा ना, वो ब्रीफिंग में हमेशा कहते हैं इन द इवेंट ऑफ लॉस ऑफ कैबिन प्रेशर ऑक्सीजन मास्क विड्रॉ। ऑक्सीजन मास्क में टिपिकली 15-20 मिनट की ऑक्सीजन होती है, जिस वक्त में पायलट को प्लेन को नीचे लाना होता है और एक ऐसे एल्टीट्यूड पर लेकर जाना होता है जहां पर नॉर्मली सांस ली जाती है। ये हो गया 10,000 फीट के नीचे। अब बात करते हैं इस कहानी में फ्लाइट 243 में क्या हुआ। ऑक्सीजन मास्क नीचे तो सबके गिरे, लेकिन ऑक्सीजन मास्क सिस्टम काम ही नहीं कर रहा था। प्लेन की छत फटने की वजह से ये ऑक्सीजन मास्क सिस्टम पूरी तरह तबाह हो चुका था। लोगों को हाइपोक्सिया का डर इमीडिएटली सताने लगा। ये वो कंडीशन है जिसमें आपकी बॉडी को अगर सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिले तो आप बेहोश हो सकते हो और मौत भी हो सकती है। सेकंड्स में लोगों को चक्कर आने लगे, कंफ्यूज होने लगे, और ऐसे केस में 1-2 मिनट लगते हैं सिर्फ बेहोश होने में। मिशेल होंडा एयर होस्टेस जो रो 15 के पास थी, जब ये धमाका हुआ इंटरकॉम के जरिए कॉकपिट से कांटेक्ट करने की कोशिश करती हैं, लेकिन दूसरी तरफ से इसको जवाब नहीं आता। दूसरी एयर होस्टेस जेसी लैज़लो जो एक पैसेंजर को ड्रिंक सर्व कर रही थी रो 5 के पास, जब छत फूटी प्लेन में तो वो भी हवा में उड़ रही थी। प्लेन के पास नीचे उनके कोलीग जेन सेटो रो 2 के पास वो जमीन पर गिर जाती हैं। लगेज जब उनके ऊपर गिरता है, चारों तरफ हंगामा मचा हुआ था। मिशेल को जब पायलट्स की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला तो वो एक एक पैसेंजर से जाकर पूछने लगती हैं, क्या तुम्हें प्लेन उड़ाना आता है? क्या तुम्हें प्लेन उड़ाना आता है? क्या आपको प्लेन उड़ाना आता है? पैसेंजर्स उनकी ये बातें सुनकर और डर गए कि यार, प्लेन को उड़ाने के लिए भी हमसे पूछ रहे हैं, पायलट्स का क्या हुआ है? यहाँ पर अगर पायलट्स नहीं है तो हम सारे क्रैश कर जाएंगे। जमीन पर रेंगते हुए वो धीरे धीरे कॉकपिट के नजदीक पहुंचती हैं और वहां उन्हें दिखाई देता है कि उनकी कोलीग जेन के सर से खून निकलना शुरू हो चुका है। कॉकपिट के अंदर देखने की कोशिश करती है, लेकिन उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। कुछ चंद मिनट यहाँ पर बचे हैं, जिसके बाद ये सारे पैसेंजर्स बेहोश हो जाएंगे और मर जाएंगे। लेकिन हाइपोक्सिया के खतरे के अलावा ये पैसेंजर्स बहुत तेज हवा में भी बह रहे हैं। ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवाएं चल रही हैं। आंखें खोलना मुश्किल हो रहा है।
टेम्परेचर भी साथ साथ गिर चुका है और वो -45 डिग्री सेल्सियस का हो गया है। हाइपोक्सिया अगर ऑक्सीजन किसी तरीके से मिल भी जाए तो इतनी ठंड में ज़्यादा देर तक जिंदा रहना पॉसिबल नहीं है। ज़्यादातर पैसेंजर्स सिर्फ निकर और टी शर्ट पहने हुए थे। हवाई एक ट्रॉपिकल जगह है जहां लोग बीचेस और खूबसूरत मनाजिर देखने आते हैं। यहाँ कभी बर्फ नहीं गिरती, इसलिए कोई भी पैसेंजर इस टेम्परेचर के लिए प्रिपेयर्ड नहीं था। मिशेल इकलौती एयर होस्टेस थी जो होश में बची हुई थी। वो बार बार पायलट्स को कांटेक्ट करने की कोशिश करती रहती है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। सारे खतरों के बीच एक अच्छी खबर ये थी कि पायलट्स अभी जिंदा थे, और सिर्फ जिंदा ही नहीं बल्कि पैसेंजर्स से काफ़ी बेहतर कंडीशन में थे। उनका ऑक्सीजन मास्क थैंकफुली काम कर रहा था। कमांड संभालने वाले थे 44 साल के कैप्टन रॉबर्ट शॉनस्टाइमर, एक बहुत एक्सपीरियंस्ड पायलट जो 11 साल से अलोहा एयरलाइंस में काम कर रहे थे। उनके साथ कॉकपिट में थी 53 साल की फर्स्ट ऑफिसर एमी टॉम्किंस। जब वो धमाका हुआ था तो दोनों को एक जबरदस्त झटका लगा था। जब दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें दिखाई दिया कि प्लेन की छत गायब थी। कॉकपिट का डोर भी बिगड़ चुका था और बहुत सारा मलबा चारों तरफ फैला हुआ था। लेकिन दोनों पायलट्स फौरन काम पर लग गए। सबसे पहले उन्होंने अपना ऑक्सीजन मास्क पहना और हालात को समझते हुए इमरजेंसी डिसेंड करने का फैसला लिया। तकरीबन 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो प्लेन को 4100 फीट पर मिनट की रेट से नीचे ला रहे थे। लेकिन वक्त का ये खेल सिर्फ प्लेन को नीचे लाने का नहीं था। उनके सामने एक और बड़ी प्रॉब्लम आ गई। उन्हें पता चला कि इस हादसे की वजह से प्लेन का नोज यानी अगला हिस्सा थोड़ा सा नीचे झुक गया है, तकरीबन 3 फीट तक। सिर्फ प्लेन का ज़मीनी हिस्सा ही कॉकपिट और कैबिन को जोड़कर रखा हुआ था। अगर ज़्यादा देर तक प्लेन इसी हालत में उड़ता रहता तो मुमकिन था कि कॉकपिट और कैबिन एक दूसरे से अलग हो जाते। एमी टॉम्किंस होनोलुलु को कांटेक्ट करती हैं और उन्हें इन्फॉर्म करती हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है। उन्हें कहा जाता है कि प्लेन को होनोलुलु से उतारने की बजाय माउई में उतार लो, वो ज़्यादा पास है। 1:48 पर जब वो माउई टावर को कांटेक्ट करती हैं और सिचुएशन बताती हैं, इस वक्त सिर्फ 3 मिनट हुए थे जब से प्लेन की छत फटी थी। लेकिन थैंकफुली प्लेन 14,000 फीट पर आ चुका था। इस हाइट पर ज्यादातर पैसेंजर्स के लिए सांस लेना इतना मुश्किल नहीं था, क्योंकि ये सब कुछ सिर्फ 3 मिनट के अंदर हो गया था। इसलिए ज्यादातर लोग बेहोशी से बच गए थे और हाइपोक्सिया का डर कम से कम खत्म हो गया था। मॉबी टॉम्किंस माउई एयरपोर्ट को कांटेक्ट करके कहती हैं कि सारी इमरजेंसी सर्विसेज अपनी तैयार रखो, कुछ भी हो सकता है। इस टाइम फायर फाइटर्स और रेस्क्यू वर्कर्स रनवे पर आकर तैयार रहते हैं। हर कोई प्लेन के लैंड करने का इंतजार कर रहा होता है। कुछ ही मिनट बाद प्लेन 10,000 फीट की हाइट पर आ जाता है। लेकिन एक और प्रॉब्लम सामने आ जाती है। सामने एक बड़ी 10,000 फीट की पहाड़ी नॉर्थ या साउथ साइड पर माउई एयरपोर्ट और प्लेन के बिल्कुल पीछे मौजूद थी। कैप्टन रोबर्स प्लेन को धीरे रखते थे। 210 नॉट्स, 200 नॉट्स, 170 नॉट्स और धीरे करते रहते थे। जितना धीरे हो सके उतना धीरे करके प्लेन को उड़ाते रहते थे। अगर ज़्यादा नीचे चले जाते तो फ्लाइट कंट्रोल का प्रॉब्लम हो सकता था। लेकिन 170 नॉट्स मेंटेन करते हुए वो 2 आइलैंड्स के दरमियान रहते हैं। पहाड़ी से बचते हुए प्लेन टर्न करता है और एयरपोर्ट की तरफ मूव करता है। ये वो पॉइंट था जब पैसेंजर्स की जान में जान आती है। उन्हें फाइनली रियलाइज़ होता है कि हमारे प्लेन में पायलट जिंदा है जो प्लेन को ठीक से उड़ा रहा है। जैसे जैसे प्लेन रनवे की तरफ नीचे आने लगता है, डिमिटॉम्स लैंडिंग गियर को नीचे लाती है। 3 सेट्स ऑफ व्हील्स होने चाहिए, 2 पीछे की तरफ और 1 आगे की तरफ। पीछे वालों को मेन गियर कहा जाता है और इंडिकेटर दिखा रहा था कि मेन गियर सक्सेसफुली रिलीज हो चुका है। लेकिन जो नोज गियर है यानी आगे वाला व्हील, वो नीचे नहीं आ पा रहा था। अब देखा जाए तो बिना आगे वाले पहिए के यानी नोज गियर के बगैर लैंडिंग करना पॉसिबल होता है। इसको बेली लैंडिंग कहा जाता है, जो इमरजेंसी केस में की जाती है। लेकिन इस स्पेसिफिक केस में जहां प्लेन का बीच वाला हिस्सा इतना कमजोर हो चुका था, पायलट को ये डर था कि अगर इस तरह की लैंडिंग अटेम्प्ट की गई तो प्लेन टूट सकता है और अगर फ्यूल टैंक में कुछ हुआ तो बहुत बड़ा ब्लास्ट हो सकता है। 1:56 पायलट्स माउई टावर से कहते हैं कि हमें अवेलेबल सभी इक्विपमेंट्स चाहिए। जितने इक्विपमेंट्स आपके पास हैं, हमें सब की ज़रूरत पड़ेगी। बीच रनवे पर खड़ा हुआ एक बंदा प्लेन को बाइनोक्यूलर से देख रहा था जब उसे दिखाई देता है कि असल में नोज गियर तो कामयाबी से डिप्लॉय हो चुका है, जिससे प्लेन को इमरजेंसी लैंडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पायलट्स को इतला दी जाती है और पायलट्स में जान आ जाती है। और फिर 1:58 बिल्कुल 13 मिनट और 42 सेकंड बाद एक्सप्लोशन। अलोहा एयरलाइंस फ्लाइट 243 रनवे पर टच डाउन करती है। तब ब्रेक्स इस्तेमाल करने के अलावा बाकिया सिस्टम में थ्रस्ट रिवर्स का इस्तेमाल किया जाता है और फ्लाइट धीरे धीरे सुकून से आकर रुक जाती है।
रनवे पर मौजूद तमाम इमरजेंसी टीम्स राहत महसूस करती हैं। प्लेन से इमरजेंसी एग्जिट के जरिए पैसेंजर्स को नीचे उतारा जाता है। इस दौरान इसका असली वीडियो भी लिया गया था, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पैसेंजर्स महफूज तरीके से फ्लाइट से नीचे उतर रहे हैं। तमाम पैसेंजर्स कैप्टन को शाबाशी देते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने उनकी जान बचाई। हालांकि ज़्यादातर लोग महफूज थे, लेकिन कई पैसेंजर्स को भारी चोटें आईं। 84 साल की एक फीमेल पैसेंजर जो सीट नंबर 5B पर बैठी थी, वो हादसे में जहाज़ की छत से साथ बह गईं। रेस्क्यू टीम्स ने बहुत तलाश की, लेकिन वो समंदर की गहराइयों में कहीं दफन हो गईं और उन्हें कभी नहीं ढूंढा जा सका। ये थी हमारी आज की रियल स्टोरी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें।